हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। आर्ट्स स्टडी में डीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज यू नो दैट वी हैव स्टार्टेड हिस्ट्री सीरीज ऑफ क्लास 6। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 10 दैट इज ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलग्रिम्स। तो आज हम लोग एक नए चैप्टर को शुरू कर रहे हैं जो कि हमारा 10वां चैप्टर है क्लास 6 का, जिसका नाम है ट्रेडर्स किंग्स और पिलग्रिम्स। तो उसका ये पहला लेक्चर होगा। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रेडर, इस चैप्टर में मतलब हम लोग ट्रेडर्स किंग्स और पिलग्रिम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग जो है अभी जो पिछला चैप्टर कवर करे थे तो वो अभी से लगभग 2000 साल पहले के आसपास का पीरियड को कवर करे थे, लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा फिर आगे बढ़ेंगे, यानी कि 2000 साल पहले से नहीं, अब हम लोग 1500 साल पहले जाएंगे अभी से, यानी कि लगभग 500 एडी 600 एडी के आसपास का बात होगा अभी इस चैप्टर्स में। ठीक है, और इसमें बेसिकली हम लोग डील करेंगे ट्रेड के बारे में, उस टाइम का 500-600 एडी आसपास के ट्रेड के बारे में, उस टाइम के किंग्स के बारे में और पिलग्रिम्स के बारे में। ठीक है, तो हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स। तो ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में हम लोग पहले पता कैसे लगाते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो पिछले चैप्टर्स में हम लोग NBPW हम बताए थे कि ध्यान में रखिएगा इसको। तो NBPW के बारे में पढ़े थे। तो ये जो फाइन पॉटरी है, दिस फाइन पॉटरी स्पेशली बॉल्स एंड प्लेट्स, तो यानी कि कटोरा और प्लेट जो है इस पॉटरी के डिजाइन का, वे आर फाउंड फ्रॉम सेवरल आर्कियोलॉजिकल साइट्स थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट, यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में काफ़ी सारे जगहों पे पाया गया है। एक जगह नहीं, काफ़ी सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जहाँ जहाँ से गैदर किए जाते हैं बहुत सारे जगह पे मिला है। तो हाउ डू यू थिंक इट रीच्ड दिस प्लेस। अब आप ही सोचिए कि इन सब जगहों पे कैसे पहुंच गया होगा ये। तो ट्रेडर्स में हैव कैरिड देम फ्रॉम प्लेसेस वेयर दे वेयर मेड टू सेल देम एट अदर प्लेसेस। तो एक ही कारण हो सकता है, पहले इतना ज़्यादा मतलब लोग इतना ज़्यादा ट्रेवल तो करते नहीं थे, सिर्फ ट्रेडर्स ही होते थे जो ट्रेवल करते थे ज़्यादातर। तो ये जो ट्रेडर्स थे और ट्रेडर्स के अलावा ट्रेवलर जो होते थे वो ट्रेवल करते थे, बाकी कॉमन लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल नहीं करते थे। तो ये ट्रेडर्स क्या करते थे, उन सामान को, ये जो NBPW है या और भी जो सामान है, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते होंगे, कभी बेचने के पर्पज से, या ट्रेवलर्स होंगे, अगर ट्रेवलर्स क्या करते होंगे, ट्रेवलर्स अपने साथ लेकर के जाते होंगे, और ट्रेडर्स जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जा करके बेचने के लिए ले जाते होंगे। तो ऐसे ही कर करके नहीं ये सारे इंडिया में फैला होगा ये सब जो भी मटेरियल मिलता है कहीं कहीं पे। South India was famous for gold, spices, especially paper and precious stone। तो जो साउथ इंडिया है, इंडिया का जो दक्षिणी भाग है, वो किसके लिए फेमस था या है अभी भी। तो उस टाइम ज़्यादातर फेमस था ये गोल्ड के लिए, यानी कि सोने के लिए। KGF देखा है कि नहीं देखा है, अगर नहीं देखा है तो देखना, वो उसमें गोल्ड के बारे में काफ़ी कुछ बताया। तो साउथ में काफ़ी KGF वाला कोलर गोल्ड फील्ड माइंस था, और भी सारे माइंस है, तो वहाँ पे मिलता है। स्पाइसेस यानी कि मसालों के लिए, जिसमें खास तौर पे काली मिर्च साउथ का काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करता था। उसके बाद महंगे महंगे जो पत्थर होते थे वो सब काफ़ी फेमस थे। पेपर वॉज पार्टिकुलरली वैल्यूड इन द रोमन एम्पायर सो मच सो डैट इट वॉज नोन एज ब्लैक गोल्ड। तो यहाँ का जो काली मिर्च था साउथ का, वो इतना ज़्यादा रोमन एम्पायर यानी कि रोम का जो एम्पायर था वहाँ पे इतना ज़्यादा उसका वैल्यू था कि उसको काला सोना बोला जाता था। आप अंदाज़ा लगा लो इसी से कि कितना उसका वैल्यू रहा होगा, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहा होगा। सो ट्रेडर्स कैरिड मेनी ऑफ दिस गुड्स टू रोम इन शिप्स अक्रॉस द सी एंड बाय लैंड इन कैरावंस। तो जो ट्रेडर्स होते थे, जो व्यापारी होते थे, वो इस मसालों को या और भी जो गुड्स थे उनको यहाँ से रोम लेकर के जाते होंगे। कैसे, तो शिप्स के थ्रू, यानी कि समुद्री रास्ते से, या लैंड के रास्ते से भी जाते होंगे, किससे, कैरावन में लेकर के। देयर मस्ट हैव बीन क्वाइट अ लॉट ऑफ ट्रेड एज मेनी रोमन गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया। ठीक है, तो साउथ इंडिया में काफ़ी सारे रोमन टाइम के, यानी कि रोमन एम्पायर जब हुआ करता था तो उसके गोल्ड कॉइन्स जो है साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मिला है। और बाकी वहाँ पे हमारे सामान वहाँ पे मिले होंगे, गोल्ड्स वगैरह। तो ऐसे ही पता चलता है कि कितना ज़्यादा मात्रा में ट्रेड हुआ करता होगा उस टाइम। ट्रेडर्स एक्सप्लोर्ड सेवरल सी रूट्स। तो जो ट्रेडर्स होते थे वो काफ़ी सारे समुद्री रास्तों को खोजते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार हो सके। सम ऑफ दीज फॉलोड द कोस्ट। कुछ जो होते थे वो कोस्ट को फॉलो करके आते थे, मतलब जो समुद्र का किनारा वाला रीजन है उसको कोस्ट बोलते हैं। समुद्र के किनारे जो भी जगह है उसको फॉलो करके आते होंगे। देयर वेयर अदर्स अक्रॉस द अरबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल वेयर सेलर्स टूक एडवांटेज ऑफ द मॉनसून विंड्स टू क्रॉस द सीज मोर क्विकली।
तो अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल के आसपास में सेलर्स क्या करते थे, वेट करते होंगे कब का, मॉनसून विंड्स का। जब मॉनसून विंड आता होगा तो उस टाइम वे सेल करते होंगे, यानी कि अपने शिप को चलाते होंगे ताकि जल्दी पहुंच जाए। इसका फायदा ये होता होगा, पहले तो इंजन था नहीं, तो शिप कैसे चलता था, या तो मैनुअली चलाते होंगे या वो पर्दा लगा करके देखे होइएगा फोटोज वगैरह में, तो जिधर हवा का डायरेक्शन होता होगा उसी डायरेक्शन में शिप चलता होगा। तो उसका फायदा उठाते थे वे लोग। जब मानसून विंड्स आता था तब आसानी से क्विकली, एक तरह से तो ऑब्स्टेकल भी नहीं होगा, अब विंड किसी और डायरेक्शन में है, आप शिप को किसी और डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला रहे हो, तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन जिस डायरेक्शन में विंड बह रहा है उसी डायरेक्शन में आप शिप को चलाओगे तो मेहनत भी कम लगेगा और समय भी कम लगेगा। तो वे लोग थोड़ा बहुत सोच समझ के सेल किया करते होंगे। So if they wanted to reach the western coast of the subcontinent from East Africa or Arabia, they choose to sail with the southwest monsoon। तो अफ्रीका, अब आपका काम है मैप में जाके देखना, जो अफ्रीका वाला जो कोस्ट है, ठीक है, तो इंडिया के वेस्ट में है, और इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है यानी कि जिधर मुंबई, गुजरात ये सब है, गोवा वगैरह आता है, तो वो वाला रीजन, और अफ्रीका के ईस्ट से इंडिया के वेस्ट में आने के लिए वो लोग कौन से मानसून का वेट करते होंगे, तो जो साउथ वेस्ट मानसून है, ताकि वे लोग इजिली वहां से चले और यहाँ पहुंच जाए। एंड स्टार्डी शिप्स हैड टू बी बिल्ड फॉर दिस लॉन्ग जर्नी। तो काफ़ी तगड़ा, स्टार्डी का मतलब होता है तगड़ा, तो काफ़ी तगड़ा शिप वे लोग बनाते होंगे ये लंबी जर्नी को तय करने के लिए। न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट। तो अब कोस्ट के अलोंग में यानी कि समुद्र के किनारे जो है काफ़ी बड़े बड़े किंगडम बनने लगे, ठीक है, उसको हम लोग अब कवर करेंगे। द साउदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज मार्क्ड बाय लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड विथ हिल्स, प्लेट्यूज एंड रिवर वैली। तो जो इंडिया का आधा पोर्शन है, नीचे वाला जो साउथ वाला जो पोर्शन है, देखिएगा जिसके तीनों तरफ से, मतलब दोनों तरफ से पानी है, एक तरफ जो है आपका अरबियन सी है, दूसरे तरफ बे ऑफ बंगाल है, तो वो वाला जो पोर्शन है तो काफ़ी लंबा कोस्ट लाइन है, यानी कि समुद्री बाउंड्री है, उसमें काफ़ी सारे उस रीजन में हिल्स हैं, प्लेट्यू हैं, मतलब रिवर वैली हैं। तो अमॉन्ग्स द रिवर वैली दैट ऑफ द कावेरी इज मोस्ट फर्टाइल। तो जो कावेरी नदी का जो वैली है, यानी कि जिधर से कावेरी नदी बहती है उसके आसपास का जो वैली है यानी कि क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। Chiefs and kings who controlled the river valleys and the coast became rich and powerful। अब वो राजा या वो चीफ लोग, सामंत लोग जो इसको कंट्रोल करते थे रिवर वैली को या समुद्र के कोस्ट को, वो काफ़ी ज़्यादा रिच हो गए और पावरफुल हो गए। क्यों हुए होंगे, तो ट्रेड कर करके, ट्रेड से काफ़ी ज़्यादा पैसा आता होगा, और जब जिसके पास ज़्यादा पैसा रहेगा वो उसके पास पावर भी ज़्यादा रहेगा। संगम पोएम्स मेंशन द मुएनडार, ठीक है, तो संगम पिछले लेक्चर्स में, पिछले चैप्टर में हम लोग संगम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। तो उसमें जो है संगम के पोएम में मेंशन है मुएनदार के बारे में। अब मुएनदार क्या होता है, तो दिस इज अ तमिल वर्ड मीनिंग 3 चीफ्स, यानी कि 3 चीफ यानी कि 3 बड़े सामंत के बारे में बताता है, जिस यूज्ड फॉर द हेड्स ऑफ 3 रूलिंग फैमिलीज। तो 3 रूलिंग फैमिली के चीफ के बारे में ये बताता है, जो कि कौन कौन सा फैमिली है, चोला, चेरा और पांड्या, ठीक है। तो इस मैप में आप देखिए, यहाँ पे है आपको, ये रहा चोल का एम्पायर, ठीक है, ये रहा चेरा का एम्पायर और ये रहा पांड्या का एम्पायर, ठीक है। और भी आप देख ही लीजिए, बाद में काम आएगा। यहाँ पे है पल्लवा का एम्पायर, ये चालुक्य का, और ऊपर में सतवाहन का। सतवाहन के बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे आगे, ठीक है। तो ये लोग जो है हु बिकेम पावरफुल इन साउथ इंडिया अराउंड 2300 ईयर्स अगो। तो ये लोग अभी से 2300 ईयर्स अगो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, ठीक है, कहां पे, साउथ में। ईच ऑफ द 3 चिप्स हैड 2 सेंटर्स ऑफ पावर। ये जो चोल, चेरा, ठीक है, चोल, चेरा और पांड्या के बारे में जो हम लोग बात किए, तो ये तीनों काफी पावरफुल थे और इनका 2 सेंटर था पावर का। एक तो ये लोग इनलैंड रखते थे, यानी कि इधर, ठीक है, मानो ये चोला हो गया, तो एक जो है, एक इधर कहीं मतलब बीच में पावर सेंटर कर लिया, और दूसरा जो है इनका समुद्र के किनारे होता था। अब जो मैं घेरा हूं उसी को मत देखना, मैं बस समझाने के लिए ऐसा किया हूं, ठीक है, बाकी नाम आपको क्लियर हो जाएगा आगे।
तो ऑफ दिस 6 सिटीज 2 वेयर वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो थे तीन तीन सेंटर ऑफ पावर थे, तीन राजा थे, तीनों जो है अब इनका 6 सिटी था, मतलब 6 सिटी था जहाँ पे इनका पावर चलता था ज़्यादातर। एक तो अंदर में और दूसरा समुद्र के किनारे वाले सिटी इनका ज़्यादा पावरफुल था। तो इसमें से हम लोग देखते हैं कि पुहार और कावेरीपट्टनम द पोर्ट ऑफ द चोलाज एंड मदुरई द कैपिटल ऑफ पांड्यास, तो ये दोनों जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पुहार और कावेरीपट्टनम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये है पुहार जो चोला के अंडर में आता था, ठीक है, और कावेरीपट्टनम हमको ढूंढना है, ठीक है। तो कावेरीपट्टनम कहाँ है उसको आप लोग देखिए, तो ये तो हो गया पुहार, इसी को कावेरीपट्टनम बोलते हैं। और दूसरा जो पांड्या का ये मदुरई है, ठीक है, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट पावर था सेंटर का, ठीक है। द चिप्स डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस, तो जो चिप्स होते थे, जो सामंत होते थे, ठीक है, तो वो रेगुलर टैक्स नहीं लेते थे, बदले में टैक्स के बदले में वो डिमांड करते थे रिसीव्ड गिफ्ट्स फ्रॉम द पीपल, यानी कि लोगों को बोलते थे कि आप हमें गिफ्ट्स दो। अब गिफ्ट में कुछ भी हो सकता है। दे ऑल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपेडिशंस एंड कलेक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज, तो वे लोग क्या करते थे, बगल वाले जो भी उनके पड़ोसी एरिया थे वहाँ पे मिलिट्री एक्सपेडिशन करते थे, यानी कि अपने सैनिक को लेकर के जा करके वहाँ पे हमला करते थे और उनको हरा करके उनसे ट्रिब्यूट लिया करते थे। They kept some of the wealth and distributed the rest among their supporters, including members of their family, soldiers and poets. तो वे लोग क्या करते थे, जो वेल्थ लूट करके या ट्रिब्यूट मांग करके लाते थे, तो उसमें से कुछ अपने पास रख लेते थे, बाकी सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे उन लोगों को जो उनका सपोर्ट करते थे, जैसे कि उनके फैमिली मेंबर्स में बांट देते थे, सोल्जर्स को दे देते थे, जो पोएट्स होते थे उनके कोर्ट में उनको दे देते थे। मेनी पोएट्स whose composition are found in the Sangam collection composed poems in praise of chiefs who often rewarded them with precious stones, gold, horses, elephants, chariots and fine cloth। तो बहुत सारे पोएट जिनका कंपोजिशन जो है संगम कलेक्शन में मिला है, तो वो कंपोज करते थे, यानी कि पोएम लिखते थे किस पे, तो चीफ जो होता था, यानी कि जो सामंत होता था, सामंत किसको बोलते थे, तो राजा के अंडर में जो होता था उसको एक तरह से हम लोग सामंत बोलते हैं। तो उसका जो है उसका एक तरह से अलग ही राज चलता था छोटा सा। तो जो चीफ होता था, यानी कि जो हेड होता था, उसके प्रेज में, यानी कि उसको शाबाशिक करने के लिए या खुश करने के लिए एक तरह से जो पोएट होते थे वो पोएम लिखते थे, और राजा जो होता था या सामंत जो होता था वो खुश होकर के उनको काफ़ी सारा रिवार्ड देता था, जिसमें क्या क्या होता था, प्रीशियस स्टोन्स होता था, महंगे महंगे पत्थर, गोल्ड, हॉर्स, एलिफेंट्स, रथ, फाइन क्लॉथ्स। Around 200 years later, a dynasty known as Satvahans become powerful in Western India। उसके 200 साल के बाद ये जो चेर चोला पांड्या वगैरह का जो साम्राज्य चल रहा था, ये लोग अब जब खत्म होने लगता है तब एक सतवाहन नाम का पावरफुल एम्पायर आता है, जो हम लोग मैप में देख चुके थे। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द सतवाहनाज वाज गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। तो इसमें भी काफ़ी सारे रूलर है, ये जो सतवाहन डायनेस्टी था इसमें काफ़ी सारे रूलर का सबसे इंपॉर्टेंट रूलर, हर एक डायनेस्टी में काफ़ी सारे रूलर्स आते हैं, लेकिन उसमें से कुछ रूलर जो होते हैं काफ़ी अच्छा काम कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एम्पायर को बनाते हैं, इसलिए उनको हम लोग हिस्ट्री में आज याद रखते हैं। तो उसमें जो है सतवाहन में गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी नाम के जो राजा थे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन कंपोज्ड बाय हिज मदर गौतमी बालाश्री। तो गौतमी बालाश्री जो थी वो गौतमी पुत्र सतकर्णी की माता जी थी, और उन्होंने एक इंस्क्रिप्शन मतलब कंपोज करवाया था, यानी कि लिखवाया था खुदवा करके, और उसी से हमको इसके बारे में जानकारी मिलता है कि इसके बारे में, गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी के बारे में। ही एंड अदर सतवाहन रूलर्स वेयर नोन एज लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिणापथ। तो ये सतवाहन और भी जो रूलर्स थे उनको बोला जाता है दक्षिणापथ का मतलब एक तरह से लॉर्ड, यानी कि भगवान। अब क्यों ऐसा बोला जाता है, लिटरली द रूट लीडिंग टू साउथ विच वाज आल्सो यूज्ड एज अ नेम फॉर इंटायर साउदर्न रीजन। तो ये जो इनका जो रीजन था ना, तो वो दक्षिण का जो पथ था, यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जो रास्ता जाता था उन पर इनका कंट्रोल होता था। अगर ये लोग ब्लॉक कर दे तो नॉर्थ और साउथ को एक तरह से ये लोग कंट्रोल करने लगे थे, अगर तो नॉर्थ के लोग साउथ नहीं जा पाते, साउथ वाले नॉर्थ नहीं जा पाते, तो पूरा जो एक तरह से इनका कंट्रोल था रूट पे, जिसके कारण इनको दक्षिणापथ बोला जाता था। ऑल्सो यूज्ड एज अ नेम फॉर इंटायर साउदर्न रीजन। ये पूरे साउदर्न रीजन के लिए ये नाम यूज किया जाता है दक्षिणापथ का।
ही सेंट हिज आर्मी टू ईस्टर्न वेस्टर्न एंड साउदर्न कोस्ट। ये जो है सतवाहन थे जिनमें गौतमीपुत्र सातकर्णी था, वो अपने आर्मी को जो इंडिया का ईस्ट वाला कोस्ट है, वेस्ट वाला कोस्ट है, जो साउथ वाला कोस्ट है, सब पे लगा के रखा था। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।